हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय श्री राम। स्वागत है मेडसेट्स की एक और नई क्लास में। इसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर। पिछली जो हमने क्लास में पढ़े थे वो सारे हमारे जो अपर जीआई ट्रैक्ट है उनके डिसऑर्डर्स पढ़े थे। आज हम जो लोअर जीआई ट्रैक्ट है उनके डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो डिजीज हमारे सामने है दैट इज हेलमिंथियासिस। का मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन विद द हेलमिंथ नोन एज हेलमिंथियासिस आल्सो नोन एज वर्म इन्फेक्शन। यानी कि पेट के अंदर हम जो वर्म वाली जो इन्फेक्शन होती है उसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। पेट के अंदर जो वो जो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं जिसके लिए हम फिर वर्म इन्फेस्टेशंस वगैरह यूज करते हैं, तो वो वाली चीजें जो बच्चों को भी उनकी दवाइयाँ हम प्रोवाइड कराते हैं हम स्कूल्स टाइम पे, तो वो वाली जो डिजीज हेलमिंथेसिस कहती है। हेलमिंथ्स का इन्फेक्शन होता है, दैट मींस वॉर्म वॉर्म यानी कि जो कीड़े वगैरह होते हैं उनकी वजह से जो इन्फेक्शन हो जाते हैं। कौन कौन से कोज आते हैं इसके अंदर? एस्कारी लम्ब्रिकोइड्स, इसके अलावा नेक्टर अमेरिकनस, इसके अलावा एनक्लाइसोस्टोमा ड्यूडेनल, देन इसके अलावा स्काइसोस्टोमा मेंसोनी, टिग्निया सेग्नाटा, देन इसके अलावा विचेरिया बेंटोक्टी, ब्यूगेरिया मेलाई और एस्टीनियोकोकस। ये सारे जो नाम हैं थोड़े अजीब है, बट ये एक वायरसेस के नाम हैं जिनको हमें पॉजिटिव एजेंट के रूप में याद करने पड़ेंगे। देन इसके बाद में आ जाते हैं क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती है। डायरिया होता है, फीवर होता है, इसके अलावा पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर पेन होता है। जब कंडीशन रिकरेंट हो जाती है या सीवियर हो जाती है तो उस समय हमारे को जो हिपेटोमेगेली का मतलब होता है कि लिवर का एनलार्जमेंट हो जाना, उसे हम हिपेटोमेगेली कहते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, इरेटेबिलिटी हो जाती है, तिथ जो है वो ग्राइंडिंग। तिथ ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि दांत के साइड ऐसे इस तरह से वो घिसने लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं टिथ ग्राइंडिंग। देन इसके अलावा वेट लॉस होता है। पीका पीका का मतलब क्या होता है? ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बर्तन वगैरह खाना उनको बहुत पसंद होता है, नाखून खाना, बर्तन खाना, ये सारी चीजें जो कंसिडर्ड होती है किसके अंदर आती है? वो पीका के अंदर आती है। कि लाइक बच्चे जो होते हैं उनको, बच्चे क्या बड़े भी हो जाते हैं तब भी उनके इतने जनों के ऐसे ट्रेंड नहीं होते, तो वो ठीक नहीं होता, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, इसको यहाँ लिख लेना। एग्जाम्पल में लिख लेना है ईटिंग चौक, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग। देन इसके बाद में आ जाती है मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या क्या हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट में? आता है हमारे, एक आता है पिपराइजिन सिट्रेट और मेंबेंडाजोल, इसके अलावा एल्बेंडाजोल आता है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन आता है। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं मेंटेन एडिक्वेट पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। पर्सनल एडिक्वेट और एनवायरमेंटल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करना। देन इसके अलावा मेंटेन एडिक्वेट हाइजीन ड्यूरिंग द कुकिंग, सर्विंग एंड ईटिंग द फूड। खाना बनाना और सर्व करना जो फूड को होता है वो चीज का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा ह्यूमन एक्सक्रीटा और वेस्ट जो है वो उसको डिस्पोज करना है प्रॉपरली। जैसे हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो वो बनाए गए थे शौचालय, इसलिए बनाए गए थे ताकि बाहर लोग वॉशरूम का यूज ना करें, बाहर जो है वो डिफिकेट करने ना जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो फिर वो मच्छर वगैरह पैदा होते हैं या फिर उनपे जो मच्छर मक्खियां बैठ के फिर बाद में जब खाने के ऊपर आती है तो वो बहुत बुरी बुरी जो बीमारियां हैं वो कोस कर देती हैं। देन इसके बाद में आ जाता है सैनिटरी लेटरिन्स का इस्तेमाल करना, के अलावा सोइल कंटामिनेशन प्रिवेंट करना, कि सोइल से किसी प्रकार से कोई सोइल का कंटामिनेशन नहीं। बच्चों के नेल्स जो है आप प्रॉपरली काट लो ताकि वो उनको पीका वगैरह भी हो तो वो नाखून ज्यादा खा नहीं सके। दूसरी डिजीज आती है हमारी कॉन्स्टिपेशन, जो सब जानते हैं, हार्ड स्टूल को पास आउट करना इनफ्रिक्वेंटली, उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कि लाइक स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है यानी कि कब्ज हो जाना, उस चीज को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। दैट वाई पेशेंट कांट एबल टू डेफिकेट। इसके बाद में डेफिकेट का मतलब होता है स्टूल पास आउट करना, सॉरी। देन नेक्स्ट कॉजेज जो आते हैं हमारे, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक हो गया, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हो गया, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। इसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रिंकिंग सच एज कॉफी टी वगैरह। इसके अलावा एनी सर्जरी इन इंटेस्टिनल और रेक्टल एरिया, इंटेस्टाइन और रेक्टल एरिया में किसी प्रकार की कोई सर्जरी हो जाना।
इसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ सपोजिटरीज का यूज ज्यादा होना, इसके अलावा यूज ऑफ सेडेटिव्स का इस्तेमाल करना, लेक ऑफ प्राइवेसी ड्यूरिंग डेफिकेशन के समय में प्राइवेसी का लेक होने के कारण से भी, इसके अलावा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरोइड्स, इसके अलावा इम्प्रॉपर पोस्चर ड्यूरिंग डेफिकेशन, पेडेंटुलस एब्डोमिनल वॉल, देन इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, कैंसर या इन्फेक्शियस डिजीज कोई हो गई है या हार्ट डिजीज हो गई है उनकी वजह से भी हो सकता है, सपोजिटरीज का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी हो सकता है, जो कि स्टूल हार्डनर होते हैं हमारे, देन इसके अलावा हमारे सेडेटिव्स का ज्यादा यूज करने, टी कॉफी ज्यादा पीने के कारण हो सकता है, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है उनके लेग के कारण, ताकि पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है पेरास्टालसिस नहीं ज्यादा हो पाता है। देन इसके अलावा फिर हमारे आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या हो सकते हैं, ज्यादा अगर दम लगाएगा इंसान फ्रेश होने के टाइम, तो उस समय उसके ऑर्गन पे प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से हेमरोइड्स हो सकते हैं, फिशर्स हो सकते हैं, अल्सर फॉर्म हो सकते हैं, इसके अलावा रेक्टल प्रोलैप्स यानी रेक्टम जो है वो एनल साइड से प्रोलैप्स कर जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड एज रेक्टल प्रोलैप्स। देन इसके बाद में आ जाता है साइन सिम्टम्स, हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है डिफिकल्टी इन डेफिकेशन, डेफिकेट करने के अंदर उसको डिफिकल्टी होती है, फटीग, वाइट कोटिंग ऑन द टंग, एनोरेक्सिया, हेडेक, बिटर टेस्ट इन माउथ, एब्डोमिनल डिस्टेंस, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं वहाँ पे, है ना। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे कैसे कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपको पीना चाहिए, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, कम से कम 2000 से 3000 ml यानी 2 से 3 लीटर पानी तो दिन का आपको पीना ही पीना चाहिए। इसके अलावा इनकरेज द पेशेंट फॉर द फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को आप इनकरेज करिए। प्रोवाइड प्राइवेसी वाइल डेफिकेटिंग, जब पेशेंट डेफिकेट कर रहा है तो उस समय प्राइवेसी को मेंटेन रखिए। इसके अलावा इनकरेज द पेशेंट टू अज्यूम द प्रॉपर पोस्चर वाइल पासिंग स्टूल पास आउट करने के समय प्रॉपर पोस्चर जो है वो मेंटेन करने के लिए पेशेंट को इनकरेज करिए। देन इसके अलावा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के लिए, हाई फाइबर डाइट्स खाने के लिए उसको बोलिए। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस लेने से उसको अवॉइड करिए और सपोजिटरी वगैरह जो है अननेसेसरी ना ले, इस चीज का हमें उसको ध्यान रखवाना है। इन सीवियर केसेस माइल्ड लेक्सेटिव्स आर गिवन, माइल्ड लेक्सेटिव्स जो है वो दी जाती है। इसके अलावा एड सफिशिएंट रफेज टू द डाइट, सफिशिएंट रफेज जो होता है डाइट का आप वो ऐड कीजिए। इसके अलावा एनकरेज द पेशेंट टू हैव अ रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स के लिए पेशेंट को एनकरेज करिए। इसके अलावा ट्रीट द पेशेंट पेनफुल कंडीशन एट द एनएस की साइड में जो है पेनफुल कंडीशन को ट्रीट करने का, अगर किसी प्रकार से कुछ होती है एनएस के यहाँ पे आपको दिखता है कि कोई पेनफुल कंडीशन है, देन आप पेशेंट को ट्रीट करिए। इसके अलावा ड्यूरिंग डायरिया द ड्रग शुड बी गिवन प्रॉपर डोज जो है आप ड्रग की दीजिए, एंटी डायरियल ड्रग दीजिए जितना डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है उतना। देन इसके बाद में थर्ड डिजीज आती है डायरिया। डायरिया क्या हो जाती है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ वाटरी और लूज स्टूल, उसको जिसको हम दस्त लगना कहता है, डिसेंट्री होना कहता है, उसी को हम डायरिया कहते हैं, है ना। देन इसके अंदर कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, ज्यादा खा लिया, इम्बेलेंस खाना खा लिया, खाना पचा नहीं, इंडाइजेशन, अपच जिसको हम कहते हैं, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो गया, या फिर लेक्सेटिव्स का मिसयूज किया गया है जो कि हमारे स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं। इसके अलावा सर्टेन एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो ले ली गई है, या फिर जो डिजीज, क्योंकि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को तेज कर देती है, क्योंकि उनको जो है वो एलिमिनेट करना होता है ड्रग को। देन इसके अलावा कोलोन की कोई डिजीज हो गई है, सर्जरी हो गई है कोलोन की, इमोशनल स्ट्रेस के कारण हो सकता है, कॉमन इन्फेक्शन जैसे स्टीरिया कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला और रोटा वायरस, ये सब इसके क्या है हमारे कॉजेज हैं। देन इसके अलावा साइन सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या आते हैं इसके साइन आता है। एक तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, मेलीज, डिहाइड्रेशन, बर्निंग सेंसेशन इन एनल एरिया, वीकनेस, ये सारी चीजें जो है हमारे इसमें आती हैं, है ना। देन इसके बाद में हमारे मैनेजमेंट देख लेते हैं क्या क्या मैनेजमेंट होगा। एंटी डायरियल आ जाता है, सेडेटिव, एंटी स्पाज्मोटिक, इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक, सीटीसी आ जाते हैं। इसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम आ जाता है। इसके अलावा फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना। इसके अलावा सीवियर केसेस के अंदर आईवी ड्रिप लगाई और मेंटेन करना वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, क्लीन और ड्राई रखना। इसके अलावा स्किन जो सराउंडेड एनएसके है उसको आपको क्लीन रखना है, शुड बी केप्ट क्लीन।
है ना? देन इसके बाद में न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करना, पेशेंट को जो है स्मॉल मील जो है, फ्रीक्वेंट मील जो है आपको प्रोवाइड करवानी है, अवॉइड करवाना है, क्या स्पाइसी फूड, ज़्यादा गरम या ज़्यादा ठंडा खाना खाने से भी उसको रोकना है। चौथी हमारी जो डिज़ीज़ आती है वो है इरिटेबल बोवेल डिज़ीज़, नाम से पता चल रहा है बोवेल यानी इंटेस्टाइन, और जो हमारी इरिटेबल है वो सिंड्रोम। क्या-क्या सिंड्रोम हो सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। दैट इज़ फंक्शनल डिस्पेप्सिया या फिर स्पास्टिक कोलोन, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी होती है उसमें डिसऑर्डर हो जाता है। के कॉज़ क्या-क्या किस कारण से हो सकता है, एग्ज़ैक्ट कॉज़ तो पता नहीं है, लेकिन जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। हाँ, सिंड्रोम वर्ड आता है ना, ज़्यादातर सिंड्रोम जो है, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे सिंड्रोम, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट कितने सारे हैं, बीएससी नर्सिंग में 19 सब्जेक्ट हैं। अगर उस आधार पे हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंड्रोम्स आते हैं वो सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकल होते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, लो रेज़िड्यू डाइट होती है। इसके अलावा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन वगैरह जो है वो होते हैं, ये सही चीज़ आती है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या-क्या हो सकते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो अल्टर्ड द बोवेल फंक्शन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। इसके अलावा हमारा हेडेक हो सकता है, बैकएक हो सकता है, एंग्जायटी, डिप्रेशन, फ्लैटुलेंस, फाउल ब्रीदिंग। इसके अलावा टेनिसम्स, फीलिंग टू इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, जिसको हम सम्स कहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, साइन सिम्पटम हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में। देन इसके अलावा कैसे ट्रीट करोगे, तो आप लो जो फर्मेंटेबल ओलिगोडाई और मोनोसैकेराइड्स हैं वो दोगे, जिसको हम क्या कहते हैं, FODMAPs कहते हैं। FODMAPs डाइट देंगे जिसमें क्या देंगे, लो फर्मेंटेबल, फर्मेंटेड जो होगी वो लो फर्मेंटेबल डाइट देंगे, ठीक है। इसके अलावा फाइबर रिच डाइट देंगे जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्ट्रेंथन करेगी। इसके अलावा पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायरिया, अगर पेशेंट जो है डायरिया से सफर करता है तो उस समय हमारे को क्या देनी है, एंटी डायरियल ड्रग देनी है, जैसे कि लोपेरामाइड देनी है। इसके बाद में कॉन्स्टिपेशन के केस के अंदर लैक्टुलोज और सॉर्बिटोल वगैरह आपको देनी है। देन एंटीस्पाज़्मोटिक के अंदर हमारे को डाइसाइक्लोमाइन देनी है। एंटी एंग्जायटिक और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो होती है उसके अंदर हमारे को एंग्जायटी और टेंशन को रिलीव करवाना है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड बायोफीडबैक आपको उसको प्रोवाइड करवानी है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे आते हैं मैनेजमेंट, वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस, सीवियरिटी, फूड पैटर्न। ये 4 चीज़ों को असिस्ट करना है एंग्जायटी लेवल के साथ में। देन लैक्सेटिव, एंटीस्पाज़्मोटिक, एंटाइमेटिक, सेडेटिव, जो भी एंटी डायरियल जो भी ड्रग देनी है डॉक्टर ने हमारे को प्रिस्क्राइब की है, 5 आवर का रूल लगा के उसको वो एडमिनिस्टर करवानी है। अगर कॉन्स्टिपेशन साथ में दिखता है इसके तो उसको हाई फाइबर रिच डाइट को इनकरेज करने के लिए कहना है। पेशेंट को जो है वो क्या करना है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू यूज़ द अल्कोहल, कैफ़ीन, गैस फॉर्मिंग फूड। अल्कोहल हुआ, कैफ़ीन हुआ, गैस फॉर्मिंग जो फूड हुआ, अनडाइजेस्टेबल जो कार्बोहाइड्रेट हुआ, इन सबको आपको पेशेंट को नहीं देना है। देन इसके अलावा फ्रुक्टोज़ एंड लैक्टुलोज़ आर बेनिफिशियल। तो सर जो लैक्टुलोज़ होते हैं वो भी इस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं। तो आपको ये भी उसको जो है मैनेजमेंट के रूप में देने हैं, ठीक है? इसके अलावा फिर बाद में आ जाते हैं हमारे रिलैक्सेशन टेक्निक, रेगुलर एक्सरसाइज़, रेगुलर जो बोवेल हैबिट होती है वो सब आपको एनकरेज करवानी है। नॉर्मल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लेवल आपको मेंटेन करवाना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू रिलीव एंग्जायटी एंड फीवर, एंग्जायटी और फीवर को रिलीव करवाना है। देन 5वीं जो डिज़ीज़ आती है जो कि घरों में काफ़ी बार हमने सुना है, उसको तो अपेंडिक्स हो गया, उसके तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। दैट इज़ अपेंडिक्स, जो हमारा इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, अपेंडिसाइटिस। Appendicitis is the inflammation of the vermiform appendix is known as appendicitis, जिससे सर्जिकल इमरजेंसी, ये क्या है हमारी एक सर्जिकल इमरजेंसी। कॉजेस क्या-क्या आ जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शनल हार्ड फीकल मैटर, ऑब्स्ट्रक्शन बाय हार्ड फीकल मैटर हुआ। इसके अलावा फॉरेन बॉडी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इसके अलावा अपेंडिक्स जो होती है किंकिंग हो जाती है, दैट इज़ कि वो ट्रिगर करती है बार-बार चीज़ों को। है ना? देन इसके बाद में ट्यूमर का प्रेज़ेंस होना या फिर किसी प्रकार का लिम्फोइड जो है उसका हाइपरप्लेज़िया यानी उसका जो साइज़ है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाना। देन इसके बाद में आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें आ जाता है हमारे पेन कहाँ होता है, मैकबर्न पॉइंट पे। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। मैकबर्न पॉइंट के ऊपर पेन होना सबसे क्लासिकल सिम्पटम होता है हमारे एपेंडिसाइटिस का। कैसे होता है ये? मैकबर्न पॉइंट इज़ लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ आउटर एंड मिडल थर्ड ऑफ लाइन, यानी कि आउटर और जो मिडल थर्ड होती है उसके बीच के अंदर एक पॉइंट होता है जो कि किसमें,
अम्बिलिकस से लेके राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक आर्टरी यानी राइट साइड की आगे वाली ऊपर वाली जो इलियक स्पाइन है उसके वहां तक एक्सटेंड होने वाली जो लाइन होती है फ्रॉम द आउटर जंक्शन द मिडल थर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, मैकबर्न पॉइंट कहते हैं। इसके अलावा माइल्ड फीवर जो होता है इनिशियल स्टेज में देखने को मिलता है, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, टेकिकार्डिया। इसके अलावा कोटेड टंग होती है। कोटेड टंग का मतलब क्या है, जहाँ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा वहाँ इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होगा वहाँ मैंने बताया है वहाँ टंग हमारी वाइट हो जाएगी। दैट इज कंसिडर्ड एज कोटेड टंग, यानी कलर अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग टंग का कलर अलग अलग चीजें शो करता है। इसके अलावा मेलीज हो सकता है ना। देन आता है डायग्नोसिस में, तो क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं पेशेंट के, वो देखने हैं हमारे को। इसके अलावा एब्डोमिनल एक्सरे देखना है, वाइट ब्लड सेल्स काउंट देखने हैं। देन इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है हमारी पेरिटोनाइटिस हो गया, इसके अलावा सेप्सिस हो गया। इसके अलावा देन मैनेजमेंट में देख लेते हैं हम अपेंडेक्टमी, जिसके अंदर क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स इज नोन अपेंडेक्टमी। उसको हम क्या कहते हैं, अपेंडेक्टोमी कहते हैं। देन इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन, लोकेशन, सीवियरिटी, रेडिएशन, ईटीसी, न्यूट्रिशनल लेवल, एंजाइटी लेवल, ये सारी चीजें आपको असेस करनी है। इसके अलावा हमारे जो obtain the written consent either from the patient or his family members। ऑब्वियस सी बात है, किसी सर्जरी का आपको अगर परफॉर्म करना है तो रिटर्न कंसेंट तो पेशेंट और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक का होना ही चाहिए। पेशेंट शुड बी केप्ट नथिंग बाय माउथ फॉर 6 to 8 आवर प्रायर टू द सर्जरी, ये भी चीज हमने देख ली। इसके बाद में आ जाता है स्किन प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट की स्किन प्रिपरेशन करनी है आपको। देन इसके बाद में आ जाता है आईवी फ्लूइड टू मेंटेन द नॉर्मल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसको आपको मेंटेन करना है। अवॉइड करना है एनीमा को देना, to which can may cause rupture of the appendix and peritonitis में अक्कर, पेरिटोनाइटिस और अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं। तो उसलिए हमारे को क्या करना है, एनिमा को अवॉइड करना है। ये चीज भी ध्यान रखना, क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि रप्चर हो सकता है। देन इसके अलावा एंग्जाइटिस पेशेंट है तो उसको हमारे को पूरा एनेस्थीसिया के बारे में और ऑफ एनेस्थीसिया कैसे क्या प्रोसीजर होगा सब समझाना है, ताकि उसकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो, और इस जगह में ओपन एंडेड क्वेश्चंस को भी इनकरेज करना है। देन एडमिनिस्टर द पोस्ट प्री ऑपरेटिव मेडिसिन सच एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई जो हमारी मेडिसिन होती है हमें वो भी क्या कहते हैं पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करनी है। देन इसके अलावा नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पेशेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर में। देन इसके अलावा वाइटल पोस्ट ऑपरेटिव केयर में वो की वही चीजें, वाइटल, जनरल हेल्थ स्टेटस, अवेबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन की, क्या वो इतना एबल है, एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन का मतलब है हम जो उसको कह रहे हैं क्या वो एबल है उस चीज को करने में या नहीं है, वो देखना है। इसके अलावा पेन कितना सीवियर है सर्जिकल इंसिजन साइट पे, इसके अलावा इन्फेक्शन तो नहीं है सर्जिकल इंसिजन के साइड में, इसके अलावा पेरिटोनाइटिस की तो कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलनी है, ये सारी चीजें असिस्ट। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस। क्या होता है डायवर्टिकुलिज्म, एन आउट पाउचिंग ऑफ द वॉल ऑफ द गट फ्रॉम स्टेक, यानी कि डायवर्टिकुला तो होता है प्लूरल और क्यूलम होता है सिंगल। डायवर्टिकुलाइसिस क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ द डायवर्टिकुला इन द कोलम, कोलम कोलोन जो होती है हमारी, कोलोन, रेक्टम, एनस व्हिच आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसी का एक पार्ट जो हमारा कोलोन होता है। कोलोन के अंदर एक सेक लाइक जो हमारे स्ट्रक्चर है यानी पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से फॉर्म हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्टिकुलम कहते हैं। डाइवर्ट क्या वो नहीं कहते मेरे तो माइंड डाइवर्ट कर दिया, यानी उधर से हट के उधर हो गया, तो वही चीज है कि इधर से हमारा जो ऑर्गन है वो इस साइड आ गया। ध्यान रखना डाइवर्टिकुलम अलग है, हर्निया अलग है, प्रोट्रैक्शन, प्रोलेप्स वगैरह सब, फिशर्स, फिस्टुला, सबके अलग अलग मीनिंग। देन इसके बाद में आ जाता है डाइवर्टिकुलर आर नॉन इन्फ्लाम्ड, ये जो होता है किसी इन्फ्लामेशन के कारण नहीं होता, इन्फ्लाम्ड होता है। हार्मोन कॉमनली इन सिग्मोइड कोलोन, कौन से कोलोन में होता है, हमारे कितने कोलोन होते हैं, एक तो होता है असेंडिंग कोलोन, एक होता है डिसेंडिंग कोलोन, एक होता है सिग्मोइड कोलोन। तो जिसमें सिग्मोइड कोलोन जो है उस जगह हमारे को ये चीज पाई जाती है कॉमनली। इसके अलावा इन्फ्लामेशन ऑफ डायवर्टिकुलम इज नोन एज डायवर्टिकुलाइटिस, यानी कि क्यूलम का अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डायवर्टिकुलाइटिस कहेंगे। ध्यान रखना आइटिस आ चुका है तो क्यूलम का, यानी उस सेक का भी इन्फ्लामेशन। देन कोजेज आ जाता है, लो फाइबर डाइट हमें देनी है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो होता है
उसको हमारे को क्या करना है, कॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है उसके कारण से भी ये चीज हो सकती है, लो फाइबर डाइट की वजह से हो सकती है, और इंट्राकोलोनिक प्रेशर बढ़ने के कारण से भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स उसमें देखने को मिलते हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, ये चीज ध्यान रखना, जहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट बता रखा है कि उस पॉइंट पर दर्द होगा, तो उस पॉइंट को जब आप कॉपी में लिख के आओगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, है ना। तो पेन इन लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, इसके अलावा कफिंग और स्ट्रेनिंग पेन बिकम मोर सीवियर, लो ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पासिंग ऑफ लेटर्स, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सही चीजें मैं देखता हूँ। देन इसके बाद में आ जाता है डायग्नोसिस, जिसमें आता है हमारे क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, सिग्मोइडोस्कोपी, बेरियम एनीमा एग्जामिनेशन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी या फिर सीटी स्कैन कहते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, एनाल्जेसिक ड्रग टू रिलीव द पेन, anticholinergic drugs to reduce the bowel spasm during the acute phase of the disease. The patient keep nothing by mouth. To relieve the constipations, patient is encouraged to the fiber-rich diet and laxatives are given. के अलावा देखो क्या लिख रखा है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, एम्पिसिलिन आप दे सकते हो, पेन होगा तो एनाल्जेसिक सॉरी एनाल्जेसिक्स आप प्रोवाइड करा सकते हो, बोवल के जो स्पाज्म है उसको कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द एक्यूट फेज के समय हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को, हमारे को नथिंग बाय माउथ रखना है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए फाइबर डाइट देनी है, लेग्जेटिव भी देनी है अगर ज्यादा ठीक नहीं होता है तो। इसके अलावा हमारे को जो है क्या करना है, पेशेंट को इनकरेज करना है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने की। देन इसके बाद में हमारे आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, बुक का वही वाइटल साइन जनरल स्टेटस देखो, एडमिनिस्टर 5 आवर रूल मेडिसिन। इसके अलावा एक्यूट फेज में डिजीज होगा तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है, इसके अलावा ओरली खाना उसको नहीं देना है, नथिंग एक्यूट फेज में, क्योंकि वो क्रोनिक में जा सकता है। ठीक है, और सडन हो गया है तो बिल्कुल ही रोक दो, क्या पता कोई और कॉम्प्लिकेशंस आ जाए उसके अंदर। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड द सर्टेन एक्टिविटीज सच एज लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग एंड बेंडिंग। लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग और बेंडिंग वगैरह जो है आपको क्या करनी है, पेशेंट को अवॉइड करवानी है इसी एक्टिविटीज। इसके अलावा इंक्रीज द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट वगैरह है उसको आपको इंक्रीज करना है। इसके अलावा पासिंग एक्यूट फेज जो होता है, स्टार्ट ओरल फीडिंग इन स्टार्टिंग द ब्लेंड डाइट शुड बी गिवन, ब्लेंड डाइट जो है आपको स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा प्रोवाइड द स्मॉल मील फ्रीक्वेंट, स्मॉल जो फ्रीक्वेंट मील होती है वो आपको पेशेंट को देनी है। गिव एडवाइस द पेशेंट नॉट टू टेक द गैस फॉर्मिंग फूड, ऐसा कोई सा खाना आपको नहीं कराना है जिससे उसको फूड की वजह से गैस बने या फिर है ना जो उसको फ्लेटुलेंस वगैरह होवे। इसके अलावा डाइजेस्टेबल रफेज, आपको इनडाइजेस्टेबल रफेज भी नहीं देनी है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो क्या कॉज कर सकता है, हमारे डायवर्टिकुला का इन्फ्लामेशन। देन इसके बाद में आ जाती है मेजरिंग ऑफ द प्रिवेंशन कॉन्स्टिपेशन, तो फाइबर हाई फाइबर रिच डाइट देनी है, माइल्ड लेक्सेटिव एडमिनिस्ट्रेट करना है, रेगुलर टॉयलेट हैबिट बनानी है। इसके अलावा 2.5 टू 3.0 लीटर ऑफ लिक्विड आपको पेशेंट को देनी है अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो। इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, अगर पेशेंट जो होता है फीवर से सफर करता है, देन परफॉर्म द कोल्ड स्पॉन्जिंग एंड एडमिनिस्टर द एंटीपायरेटिक ड्रग। कोल्ड स्पॉन्जिंग और एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो होती है वो आपको क्या करनी है, पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। देन इसके अलावा एएलडी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, डेली लिविंग एक्टिविटीज जो होती है वो पेशेंट को परफॉर्म करवानी है। इसके अलावा क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं उसको आपको पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करके करवाने हैं, साइड इफेक्ट को क्लोजली मॉनिटर करवाने हैं। इसके अलावा क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट फॉर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिकुलर डिजीज, डायबिटिकुलर जो डिजीज कि उसके कॉन्स्टिपेशन को हम क्लोजली मॉनिटर करने हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, हेमरेज हुआ, परफोरेशन हुआ, ये सारी चीज़ों के अंदर भी हमारे को जो है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। इफ द पेशेंट इफ प्रेजेंट एनी इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर, अगर किसी भी प्रकार से इनमें से कोई सा भी आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है तो डायरेक्टली हमारे को किसको, इमीडिएटली हमारे को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो हमारा डायबिटिकुला या डायबिटिकुलम है उसको लिगेट करना है, उसको रिमूव करना है। दूसरी चीज आती है हमारी कोलोन रिसेक्शन कर सकते हो, और इसके अलावा एनास्टोमोसिस कर सकते हो उसका।
टेम्परेरी और परमानेंट कोलेस्टोमी कर सकते हो, कोलन को कट करके रिमूव करना, जो पर्टिकुलर सिग्मोइड कोलोन होता है उसको भी हटा सकते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट हमारी जो डिजीज आती है दैट इज क्रोन्स डिजीज, इसका जो दूसरा नाम है रीजनल एंटराइटाइटिस। इसको एंटराइटाइटिस जो होता है इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। एन इन्फ्लामेशन डिजीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक होता है उसका इन्फ्लामेशन होता है। इट में अकर एनीवेयर इन द जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट के अंदर ही कहीं पे भी अकर हो सकता है, बट मोर कॉमन इन टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम के अंदर ही बहुत ज्यादा कॉमन चीज। देन हमारे कोजेज देखते हैं क्या क्या कोज होंगे, तो एग्जैक्ट कोज तो होता है अननोन होता है, इसके अलावा हमारे जेनेटिकल फैक्टर्स हुआ, ऑटो इम्यूनिटी हुआ, स्मोकिंग हुआ, प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ, ये सारे इसके कोजेज आते हैं। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट जो आती है वो क्या आती है, ये चीज ध्यान रखना, क्रोन डिजीज के अंदर सी फॉर कॉन और कॉल्की जो पेन होता है, कॉल्की पेन का मतलब होता है जैसे कोई छोटे छोटे पिन वगैरह घुसा देता है, उसको हम कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। कॉल्की एब्डोमिनल पेन हुआ, इसके अलावा स्लो, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके अलावा डायरिया हो सकता है, अगर उस समय जो है किसी प्रकार के ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलेगी तो मेलेना आपको फाइंड हो सकता है उस जगह, है ना। इसके अलावा फीवर हुआ, वेट लॉस हुआ, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, स्किन रेशेस, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस हुआ, पायोडर्मल फटीग हुआ, ये सही चीजें हुआ। देन हमारे डायग्नोसिस देख लेते हैं क्या क्या होता है, क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा हमारे को जो फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन के अलावा कोलोनोस्कोपी, यूएसजी बायोप्सी और बेरियम एनीमा, ये के थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हो। इसके अलावा मैनेजमेंट जो होता है, रेफर टू द अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ा था उसका मैनेजमेंट था, एग्जैक्ट मैनेजमेंट सेम हमारा इसमें भी है क्रोन। देन इसके बाद में आ जाती है नेक्स्ट डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होती है, रिकरेंट अल्सर हो रहे हैं, बार बार हमारे कोलोन के अंदर म्यूकस के सब म्यूकस में अल्सर हो रहे हैं और फिर उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, उसको हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। ड्यूरिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस चेंज इन इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, अल्सरेशन, एडिमा एंड थिकनिंग, एडिमा होती है, थिकनिंग होती है, अल्सरेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ये सारी चीजें हमारे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें दिखती है। देन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री के कारण कि भाई पहले भी किसी पेशेंट को था नहीं था, स्ट्रेसफुल लाइफ एक्सपीरियंस के कारण, अल्टर्ड इम्यून सिस्टम के कारण हो सकती है। रिसर्चर बिलीव करते हैं कि जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। देन इसके बाद में नर्सिंग क्लासेस हमारे लिए दो बेच लेके आया है, 12th के बाद नर्सिंग में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना करियर बनाने के लिए। एएनएम का जो है 45,000 रुपीज पर एनम और जीएनएम का जो है 65,000 रुपीज पर एनम, यानी पर ईयर जो है आपको फीस जमा करानी है। 2 साल का एएनएम का कोर्स है, 3 साल का जीएनएम का कोर्स है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो फैसिलिटीज हैं यहाँ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। देन इसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है, सीवियर डायरिया हो सकता है, ब्लड एंड म्यूकस मे बी प्रेजेंट इन द स्टूल्स। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, वेट लॉस हुआ, एब्डोमिनल टेंडरनेस हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग, टेस्ट ड्यू टू प्रोकाइटिस, क्या मतलब होता है, स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर एंड पेनफुल स्ट्रेनिंग टू पास स्टूल, यानी कि एनल स्फिंक्टर इतना स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रा वो हो गया है कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसका कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ तो वो भी स्पाज्म, यानी कि एकदम बट मरोड़े वगैरह आती है ना उस तरह से हुआ है। और पेनफुल स्ट्रेनिंग पास आउट स्टूल, जब स्टूल पास आउट करते तो पेनफुल होता है। देन फीवर हो गया, एनीमिया हो गया, जिसकी वजह से रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है, ड्यू टू रेक्टल ब्लीडिंग होने के कारण एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा सीवियर वाटर डायरिया हो सकता है, और डायरिया हो सकता है तो उसकी वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू डायरिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया और वॉमिटिंग के कारण जो है एसिडोसिस हो सकता है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं डायग्नोसिस, तो क्लिनिकल फीचर्स हो गया, एब्डोमिनल एक्सरे हो गया, सिग्मोइडोस्कोपी हो गया, कोलोनोस्कोपी हो गया। इसके अलावा हमारे जो
ब्लड एग्जामिनेशन है, हीमोग्लोबिन लेवल हुआ, टीएलसी डीएलसी ये सार जो है ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा बेरियम एनीमा हुआ, ब्लड कल्चर हुआ, इन सब के कारण से जो ये सारी चीजें हम करवा सकते हैं। इसके थ्रू पता लग सकता है, डायग्नोसिस का मतलब हम जान कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। ट्रीट नहीं करोगे तो एक तो हमारे जो है कैंसर होने के चांसेस हैं, और मेगा कोलोन का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इतना बड़ा हो चुका है, मेगा मीन्स बिग, तो इन्फ्लेमेशन है वो इतना बड़ा हो सकता है, टॉक्सिक हो गया है ना। देन परफोरेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो गया, एनीमिया हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, एब्सिस फॉर्मेशन हुआ, फिस्टुला फॉर्मेशन हुआ, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हुआ, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह जो है ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाता है हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। इसके अलावा आईवी ड्रिप स्टार्ट करने के लिए मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस। इसके अलावा एक्यूट फेज ऑफ डिजीज, एक्यूट फेज, ड्यूरिंग एक्यूट फेज ऑफ डिजीज द पेशेंट शुड बी केप्ट नथिंग बाय माउथ। नथिंग बाय माउथ जो होता है वो पेशेंट को हमारे को रखना होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती हैं वो आप दीजिए। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन हुआ, बेटामिथाजोन हुआ, हाइड्रोकोर्टिजोन हुआ, ये सारी ड्रग्स आपको देनी है। इसके अलावा एंटी डायरियल ड्रग्स देनी है, जिसमें आ जाती है हमारे लोप्रेमाइड होती है, लोमोटिल होती है। ये जो आप एंटी डायरियल ड्रग्स जो होती है वो आप पेशेंट को दे सकते हो। देन इसके अलावा एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स होती है, जिसके अंदर आ जाती है हमारी डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड हो गई। इसके अलावा इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स जैसे कि 6 मेटा कैप्टोप्यूरिन, मेरकैप्टोप्यूरिन हो गई, एसिथियाजोप्रिन हो गई, और हिस्टामिन जैसे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गए, सिमेंटिडिन, रेनिटिडिन वगैरह जो है वो देनी है। उसके बाद में आ जाती है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में आती है assess the vital signs, patient severity of the clinical manifestation, general health status of the patient, assess the stool for the color, consistency and presence of stool। इसके अलावा serum electrolyte level, hydration level, weighing of the patient, ability of the patient to tolerate the oral diet, anxiety level, knowledge level regarding to the disease process। इसके अलावा administer all the medication is prescribed by the doctors, 5 hour rule, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम, ये इनके आधार पे आपको। देन इसके बाद में आ जाती है स्टार्ट द आईवी ड्रिप, मेंटेन द नॉर्मल वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड बैलेंस। इसके अलावा प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन, काम कंफर्टेबल पोजीशन आपको देनी है देन वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। क्लीन द स्किन सराउंडिंग द एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर पे जो सराउंडिंग स्किन होती है उसको आपको क्लीन करनी है विद द वाटर बाय द एवरी, आफ्टर एवरी स्टूल पास आउट होने के बाद में, और अप्लाई करना है क्या, प्रोटेक्टिव मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है ताकि स्किन क्रैक नहीं हो, है ना। इसके अलावा ड्यूरिंग द एक्यूट फेज के दौरान जो है ओरल फीडिंग को आपको अवॉइड करना है। के अलावा जो होता है पासिंग द एक्यूट फेज, आफ्टर पासिंग द एक्यूट फेज व्हेन द पेशेंट इज एबल टू टॉलरेट द ओरल डाइट टॉलरेट करने के लिए जब पेशेंट एबल हो जाता है तो उसको ओरल फीडिंग देनी है, साथ में क्लियर लिक्विड्स देने हैं, कंसिस्टेंसी जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करनी है। इसके अलावा स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट देनी है, बल्क फॉर्मिंग एजेंट ऑफ ब्रेन मिथाइल सेल्यूलोज देना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है ना, बल्क फॉर्मिंग। इसके अलावा ये सही चीजें हमारे सेम टू सेम हमने सारे में मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट हो गई वो प्रोवाइड करानी, न्यूट्रिशियस और इजीली डाइजेस्टेबल डाइट देनी है। इसके अलावा एडिशनल विटामिन और मिनरल्स आपको देने हैं, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करवाना है, एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन, एल्कलोसिस, नॉट एल्कलोसिस, एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह के कारण जो है वो अगर पेशेंट में दिखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेशन इन ये दिखने को मिलता है, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। परफोरेशन, हेमरेज, पेरिटोनाइटिस, कोलोन कैंसर, एनीमिया वगैरह जो है कई चीजें भी जो है इसके एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा इफ प्रेजेंट एनी इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर, अगर किसी प्रकार से ये चीज प्रेजेंट होगी तो इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। इफ द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव आस्क एनी क्वेश्चंस, अगर पेशेंट और रिलेटिव जो है किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछता है देन उसको जो है हमारे को इग्नोर नहीं करना है, फ्रेंडली मैनर में सुनना है और क्लैरिफाई करना है डाउट्स को। रीअश्योर द पेशेंट एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। के बाद में हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट
आता है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारी टोटल प्रोक्टोलेक्टोमी प्रोक्टोलेक्टोमी विद द परमानेंट इलियोस्टोमी। टोटल जो प्रोक्टोलेक्टोमी होती है उसको हम परमानेंट इलियोस्टोमी के साथ में परफॉर्म करते हैं। दूसरा आता है कोक इलियोस्टोमी प्लस कंटिनेंट कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी। तीसरी आती है इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस और इलियोरेक्टोटोमी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये तीनों सर्जरी है। इसके अंदर हमारे क्या होता है, इलियम प्लस रेक्टम रिमूवल ऑफ, है ना, सर्जिकल। इलियम जो हमारा किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनियम इलियम दुयोडेनम प्लस साथ में रेक्टम का एनास्टोमोसिस हो जाता है। ठीक है, इनको एनास्टोमोस भी करवा सकते हो, इनको जो है हम क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव ऐसे नहीं करना है कि करना है, इंसिजन लगाया, एनास्टोमोस किया और बात खत्म। के बाद में हमारे नेक्स्ट आता है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, किसके ट्रैक्ट में, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के। इसमें आ जाता है हमारे कि ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टिनल कंटेंट, यानी कि आगे की साइड में खाने का रुक जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल कंटेंट को आगे की साइड नहीं जाने देना, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस कहते हैं। द कंडीशन अपीयर व्हेन द इंटेस्टाइन इज पार्शियली और कंप्लीटली ब्लॉक, या तो पार्शियली ब्लॉक्ड हो गई है या कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शंस किसी के भी वजह से आ सकता है। ब्लॉकेज इवेंट द कंटेंट, क्या क्या कंटेंट जो है ब्लॉक हो जाते हैं, तो फूड हुआ, फ्लूइड हुआ, या फिर जो है मूविंग थ्रू द इंटेस्टाइन, ये सारे जो है कंडीशन हमारी देखने को वहां मिलती है। इसके अलावा किस किस टाइप का हो सकता है, पार्शियल और कंप्लीट हो गया, एक्यूट और कंप्लीट हो गया, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस जो हो गया, के कारण से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। देन आता है हमारे ऑब्स्ट्रक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। किस किस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोर कॉमन इन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऑब्स्ट्रक्शन, वो ज्यादा क्या कहते हैं, वो कॉमन है ना। देन इसके बाद में एडिशन सबसे ज्यादा कॉमन होता है, चिपक जाना। इसके अलावा वोल्वोलस, वोल्वोलस का मतलब क्या हो जाता है, टूरिजन, यानी जो इंटेस्टाइन का लूप होता है वो मुड़ जाता है, तो इसकी वजह से भी आ सकता है, क्योंकि वो मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे तो मुड़ने से रहा, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, तो अब वो इसको भी मेंटेन रखना है, तो ये इस जगह से वो चिपक जाएगा, है ना। देन इसके बाद में क्या आ जाता है, हमारे ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन, ट्यूमर इंटेस्टिनल वॉल जो होती है उसके अंदर ट्यूमर हो जाता है। पेरिटोनाइटिस हो गया, हर्निया की वजह से हो सकता है। के अलावा इंटरसेप्शन इन दिस वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन प्रोलेप्स इन द ल्यूमन ऑफ एडजॉइनिंग पार्ट, उसका जो एडजॉइनिंग पार्ट का जो ल्यूमन है उसके उधर जो इंटेस्टाइन का एक पार्ट प्रोलेप्स कर जाता है, उसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं। कोलिलिथियासिस जो कि गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है उसको हम कोलिलिथियासिस कहते हैं। देन इसके अलावा इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर वो आ जाता है, क्या आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लड सप्लाई जो है उसमें इंटरप्ट हो जाती है ब्लड सप्लाई। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या हो सकते हैं, तो एब्डोमिनल पेन हुआ, पोल्ट्री और वेव लाइक पेन होता है, ये चीज ध्यान रखना। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, वॉमिटिंग हुआ और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट इज अनेबल टू पास द फ्लेटूस एंड स्टूल। इसके अलावा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ड्यू टू वॉमिटिंग, एसिडोसिस, एब्डोमिनल टेंडरनेस हुआ, फीकल वॉमिटिंग हुआ, डिहाइड्रेशन वगैरह की कंडीशन। तो ये सही चीजें हमारी क्या कहलाती है, क्लिनिकल फीचर्स कहलाती हैं। देन इसके बाद में आ जाती है डायग्नोसिस, आ जाता है डायग्नोसिस में आ जाता है हमारे हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, एब्डोमिनल एक्सरे, सीटी स्कैन, लेप्रोस्कोपी, ब्लड एग्जामिनेशन, इसमें हीमोग्लोबिन लेवल, टीएलसी, डीएलसी लेवल, हेमेटोक्रिट वैल्यू, इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल वगैरह जो है वो सारे डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में आता है क्या, सबसे पहला जो आप क्या कर सकते हो, डिकम्प्रेशन के लिए इंटेस्टाइनल ट्यूब डाल सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, आईवी फ्लूइड के थ्रू वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को आप मेंटेन कर सकते हो। देन सर्जिकल आती है, इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल द सर्जिकल ट्रीटमेंट इज डन। के अंदर क्या हो सकता है, टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर डिपेंड ऑन द पॉजिटिव फैक्टर्स,
एंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, जिस प्रकार की होगी उस प्रकार से जो है हम प्रकार जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा उस जगह की सर्जरी को परफॉर्म करेंगे। इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एज वेल एज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन दैट डैमेज और डाइड। यानी कि हम तो सबसे पहली जो चीज करेंगे वो ये करेंगे कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको रिमूव कर देंगे। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन वहां से रिमूव नहीं होता है तो उसकी वजह से जो हमारी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई इंटेस्टाइन के उस पार्ट में, जिसकी वजह से वो डाइड हो गया, यानी उस जगह जो नेक्रोटिक लीजन्स हो गए हैं या नेक्रोसिस हो गया, तो हम कट करके जो बाहर निकाल देंगे। और बहुत सी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कोलोन के अंदर हो जाए तो कोलोस्टमी भी करते हैं हम। देन इसके बाद में आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मोस्ट कॉमनली का होता है हमारे सिग्मोइड कोलोन के अंदर। देन इसके बाद में हम बात करते हैं किस किस वजह से होता है डायवर्टिकुलाइटिस, ट्यूमर, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है चिपक जाना, है ना, ये अगर एक नली है और इसको यहाँ से चिपका दी तो ये एक नली है, इसको यहाँ हमने बीच से वो चिपक गई, तो ना इधर से कुछ आ पाएगा ना इधर से कुछ आ पाएगा, तो दोनों जगह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो बीच की साइड से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है एडिशन। देन इसके बाद में आ जाता है हमारी नेक्स्ट इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसऑर्डर। इन्फ्लामेटरी जो बोवेल डिसऑर्डर है वो। Then clinical features आ जाता है in case of large intestinal obstruction the clinical feature develops slowly in compare that obstruction of the small intestine। जो होता है small intestine का जो obstruction होता है उसके आधार पर जो है इसको हम देखते हैं क्या हो जाता है कि हम सबसे पहले क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं वो बात कर लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हुए जिसमें कॉन्स्टिपेशन हुआ, लोअर एब्डोमिनल पेन हुआ, एब्डोमिनल हुआ, इसके अलावा बोरबोर बोरीगाइमस हुआ, जिसका मतलब क्या होता है कि गर्गलिंग साउंड हर्ड ओवर द लार्ज इंटेस्टाइन दैट प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड एंड गैस थ्रू द इंटेस्टाइन। फ्लूइड और द गैस जो होते हैं इंटेस्टाइन के, उनके थ्रू जो है हम क्या कर देते हैं, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जो होता है वो क्या कर देता है, प्रोड्यूस होता है गर्गलिंग, गुड 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 की जो साउंड आती है हमारे इंटेस्टाइन से, उसी को हम क्या कहते हैं, बोर्बोगाइमस कहते हैं। वो जो किसकी वजह से होता है, फ्लूइड और गैस का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है। एक ग्लास में पानी भरना, एक नली लेना और उसको करना, गुड़ 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 की जैसी आवाज आती है ना, सेम आवाज आती है, उसी को हम ये कहते हैं, क्योंकि उसमें एयर भी है वाटर भी। सेम यहाँ पे भी एयर गैस के रूप में है और फ्लूइड जो वाटर जो फ्लूइड के रूप में है। देन इसके अलावा ब्लड में स्टूल में ब्लड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वेट लॉस हो सकता है, हेपेटाइटिस जो है वो कम हो सकती है, लेटर स्टेज में वोमिटिंग भी देखने को मिलती है। देन इसके बाद में डायग्नोसिस वही आता है, एब्डोमिनल एक्सरे। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट, इसके अलावा हमारे जो सीटी स्कैन्स, और लास्ट में क्या आ जाता है, सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी ये इनके थ्रू हम देख सकते हैं, क्योंकि सिग्मोइड कॉलोन को देखने को विजुअलाइजेशन ऑफ सिग्मोइड कॉलोन इज नोन एज सिग्मोइडोस्कोपी। देन मेडिकल मैनेजमेंट में डिकम्प्रेशन ऑफ द बोवेल, आईवी फ्लूइड टू मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सारी चीजें देखने को हमारे को रखना है। देन इसके बाद में आती है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाती है द रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एज वेल एज एनी पार्ट ऑफ द बोवेल दैट इज डाइड और डैमेज, यानी कि बोवेल का ऐसा कोई पार्ट या फिर जो डाइड हो चुका है या फिर डैमेज हो चुका है उसको कट कर देना, रिमूव कर देना। इसके अलावा कोलोस्टोमी परमानेंट या फिर टेम्परेरी कोलोस्टोमी करवाना। देन इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है वाइटल स्टेटस, जनरल हेल्थ स्टेटस, सेवियरिटी, क्लिनिकल फीचर्स की और सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके अलावा सीरम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इसके अलावा नॉलेज रिगार्डिंग टू द डिजीज साइटी लेवल, ये सारी चीजें हमारे को पेशेंट के असेस करनी है। इसके अलावा आईवी फ्लूइड वगैरह जो होता है उसको स्टार्ट कर देना है पेशेंट के अंदर। इसके अलावा असिस्ट द डॉक्टर इन परफॉर्मिंग द इंटेस्टिनल डिकम्प्रेशन विद द इंटेस्टिनल ट्यूब। इंटेस्टिनल ट्यूब जो होती है उसको डिकम्प्रेस कर देना। देन इसके बाद में आ जाता है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, 5 आवर का रूल लगा के। देन इसके बाद में आ जाता है प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन, काम कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट, यूज द स्ट्रिक्ट aseptic techniques while caring for to prevent the hospital acquired infection, reassure the patient and provide emotional support। ये सारी चीजें जो है हमारे को प्रोवाइड करवानी है। देन इसके बाद में टीबी, एब्डोमिनल जो टीबी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। एब्डोमिनल टीबी the pulmonary TB which affect the gastrointestinal tract, spleen, liver, pancreas. It may be occur due to primary infection or may cause the secondary infection after the HIV and the severe infection which cause the immune suppression।
यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शंस के कारण जो है ये हो सकती है, एचआईवी के बाद में ये चीज़ हो सकती है। इसके साथ-साथ में आपको जो इम्यूनो सप्रेशन के कोज़ भी देखने को। एब्डोमिनल टीबी क्या होती है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या है? टीबी जो होती है पल्मोनरी टीबी के अलावा भी एक्स्ट्रा कहाँ-कहाँ हो सकती है जिसको अफेक्ट करती है? एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, इसके अलावा स्प्लीन, लीवर और पैनक्रियाज़ जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और बोविस ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मिल्क, बोवेन मिल्क। ये चीज़ आप लिख लेना। BOVAN है ना? देन इसके बाद में कौन-कौन सा पेन हो सकता है? कोल्ड की पेन इन एब्डोमेन हो सकता है, इसके अलावा हमारा जो है इंक्रीज़ हो सकता है बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, उसके कारण से ये हो सकता है। और हमारे वेट लॉस हो सकता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है स्पेशली नाइट के अंदर और एब्डोमिनल स्वेलिंग वगैरह वहाँ देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारा डायग्नोसिस किस किस कैसे डायग्नोस होंगे ये? तो क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, इसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग, ब्लड टेस्ट सच एज सीबीसी, ईएसआर, मोन्टेक्स टेस्ट, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, सबके कारण से जो है ये चीजें मतलब इन सब से आप डायग्नोस करके देख सकते हो। मोन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए किया जाता है जो हमने ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेशन की पढ़ा है। इसके अलावा एनोरेक्टल एब्सिस होता है जिसमें हो जाता है कलेक्शन ऑफ द पस इन द एनल एंड रेक्टल एरिया। एब्सिस, जहाँ एब्सिस वर्ड आ जाएगा वहां पे पस विथ इन्फेक्शन, है ना? विद इन्फेक्शन। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एनोरेक्टल एब्सिस कहते हैं। एनो मीन्स एनस और रेक्टल मीन्स रेक्टम। इसके अलावा कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं? तो इन्फेक्शन ऑफ द एनल फिस्टुला की वजह से हो सकता है, एनल फिशर के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ द ग्लैंड इन द एनल एरिया, क्रोन्स डिजीज, डायबिटिकुलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनके कारण हो सकता है। क्या क्या फीचर्स हमारे रिस्क फैक्टर्स देखते हैं हम इसके? तो इम्यूनो सप्रेशन, एचआईवी का जो ट्रीटमेंट होता है उसके कारण से, इसके अलावा हमारे जो कीमोथेराप्यूटिक और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी होती है उसके कारण, और एनल सेक्स के कारण जो है ये चीजें हो सकती हैं। देन इसके अलावा हमारा जो क्या कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, तो फीवर हो गया, थ्रोम्बिन पेन इन, पेन बिकम सीवियर ड्यूरिंग द bowel examination, discharge of the pus during rectal area surrounding the anus become red and tender, constipation। ठीक है, इसमें एक नई चीज देखिए, थ्रोबिन पेन। थ्रोबिन पेन का मतलब क्या हो जाता है? ऐसा पेन वहां पे आपको मौजूद होता है कि लाइक आपको लगता है कि जो ऑर्गन है वो बाहर के साइड ना आ जाए। तो इस प्रकार से जो पेन होता है जो कि अंदर से उसको नोचता है, उस पेन को हम क्या कहते हैं? थ्रोबिन पेन कहते हैं। फीवर भी हो सकता है, बोवेल मूवमेंट वगैरह जो होते हैं वो उसके सीवियर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है रेक्टल एरिया से पस का डिस्चार्ज होता है, और उसके साथ में क्या देखने को मिल सकता है आपको? एरिया सराउंडिंग द एनएस बिकम रेड एंड टेंडर। रेड और टेंडर जो होता है एरिया हो जाता है एनएस के जो सराउंडिंग एरिया होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देन इसके बाद में हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, क्या क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट्स, फिजिकल एग्जामिनेशन और प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, ये इसके जो है डायग्नोसिस है। देन इसके बाद में बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट, डन पस इज ड्रेन फ्रॉम द एब्सेस। के अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आती है जिसमें आती है एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक। ड्यूरिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द पेशेंट इज एनकरेज फॉर द सिट्स बाथ। सिट्स बाथ के लिए पेशेंट को आप एनकरेज करिए। और इसके अलावा सिट्स बाथ हमने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है हमारी जो नर्सिंग फाउंडेशन है उसकी क्लास में। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनल फिशेस, जिसका मतलब क्या हो जाता है? abnormal communication between the anal canal and perineal skin, perianal skin, या फिर जो एनल कैनाल होता है उसके बीच का जो एबनॉर्मल कनेक्शन होता है उसको ही हम क्या कह जाते हैं? एनल फिस्टुला कहते हैं। कनेक्ट हो जाते हैं वो एबनॉर्मली एक दूसरे से, जिसके अंदर क्या हो सकता है? इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है, पस का डिस्चार्ज जो पुरुलेंट डिस्चार्ज है वो हो सकता है। इसके अलावा फीवर वगैरह हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, रेडनेस, पस डिस्चार्ज अराउंड द सराउंडिंग एरिया, और मे कोज इसकी वजह से फिर एब्सेस हो सकता है, एब्सेस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। देन इसके बाद में आता है डायग्नोसिस, क्या करा लो? एनोस्कोपी, एनल का विजुअलाइजेशन, क्लिनिकल फीचर। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी ट्रीटमेंट।
सकते हैं, तो इसमें आ जाता है, एक तो आता है फिस्टुलोटॉमी हो गया, सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया पेशेंट का, वो इसमें हम देख सकते हैं। देन इसके बाद में एनल फिशर आता है। एनल फिशर क्या होता है? एनल फिशर इज द स्मॉल टियर एंड क्रैकिंग बाय द लाइनिंग ऑफ एनस, यानी एनएस की जो लाइनिंग होती है या तो वो क्रैक हो जाती है और वहाँ पे जो है छोटा सा अगर इंसिजन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनल फिशर कहते हैं। एनल फिशर इज मोर कॉमन इन इन्फेंट ऑल्दो दिस में फाउंड इन एनी ग्रुप, या तो ये सभी ग्रुप में पाया जाता है, लेकिन बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा, इन्फेंट के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो एरिया है, उनकी जो पूरी बॉडी होती है, वो बहुत डेलिकेट और फ्रेजाइल होती है। देन कोजेस देखते हैं हम क्या क्या हो सकती है, तो पासिंग ऑफ द हार्ट स्टूल, इसके अलावा पासिंग ऑफ द स्टूल इन द लार्ज अमाउंट, इसके अलावा आती है हमारी क्रिप्टाइटिस हो गया, ये सारी चीजें हम ये सारे इसके कोजेस होते हैं। उसके बाद में हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द बोवेल मूवमेंट, ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, अल्सरेशन एंड क्रेकिंग ऑन द स्किन, द एनल एरिया, एनल एरिया के साइड में जो है अल्सरेशन और क्रेकिंग वगैरह देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग, और जो बोवेल मूवमेंट है उसके दौरान हमको पेन देखने को। क्लिनिकल फीचर्स आ जाता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट, रेक्टल एग्जामिनेशन आप करवा सकते हो। देन इसके बाद में आता है हमारा ट्रीटमेंट। फाइबर रिच डाइट आती है, इंक्रीज हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट, यूज द स्टूल सॉफ्टनर, अप्लाई द जिंक ऑक्साइड, पेट्रोलियम जेली ईटीसी, जो कि क्या करती है? एनल एरिया को मॉइस्ट करने का काम करती है। encourage the patient to clean the anal area with the warm water after the every defecation, हर defecation के बाद में warm water से जो है आप क्या कर सकते हो, वो जो एरिया है उसको आप क्लीन कर सकते हो। देन सपोजिटरीज दे सकते हो। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर द सिट्स बाथ, सिट्स बाथ के लिए पेशेंट को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। माइनर सर्जरी में परफॉर्म टू रिलैक्स द एनल मसल्स, और जो माइनर सर्जरीज होती हैं जो कि एनल मसल्स को रिलैक्स करने में काम आती है, आप वो भी प्रोवाइड करवा सकते हो, परफॉर्म करवा सकते हो अगर जरूरत होती है तो। देन प्रेजेंस ऑफ हेमरोइड क्या होता है? डायलेटेड एंड टॉर्ट्यूरस वेरिकोज वेन इन द एनोरेक्टल रीजन इज नोन हेमरोइड, इनको ही हम क्या कहते हैं? हेमरोइड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पाइल्स, ये जानते हैं। यानी कि हमारी जो वेरिकोज वेन की वो डायलेट हो जाती है, और क्या हो जाती है? वो टॉर्सिस, यानी टॉर्सिस हमने पढ़ा हुआ है, टॉर्सिस यानी उसका टूरिजन, यानी जाना इनटू द एनोरेक्टल रीजन, एनोरेक्टल रीजन हेमरोइड कहते हैं, जिसको हम पाइल्स कहते हैं। तीन तरह किस किस कारण से हो सकते हैं, तो एक्सटर्नल हेमरोइड, इंटरनल हेमरोइड और प्रोलेप्स हेमरोइड। सबसे पहले आ जाता है एक्सटर्नल हेमरोइड, क्या हो जाता है? यार लोकेटेड बिलो द एनल स्फिंक्टर, एनल जो स्फिंक्टर होता है उसके बिलो के साइड में ये लोकेटेड रहता है, यानी उसके नीचे की साइड में ये लोकेटेड रहता है, और विजिबल ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के समय हमारे को वहाँ पे ये दिखता है। दूसरा आता है हमारा इंटरनल हेमरोइड, इंटरनल हेमरोइड होती है वो क्या हो जाती है? दीज आर लोकेटेड अबव द एनल, एनल स्फिंक्टर जो होती है उसके अबव जो ये चीज है रहती है। देन विजिबल ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के समय ये वहाँ पे हमारे को देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इंटरनल होती है, क्योंकि वो इंटरनल होती है तो हम देख ही नहीं पाते हैं। इसके बाद में प्रोलैप्स हेमरोइड होती है, हेमरोइड आउटसाइड द एनएस, एनएस के बाहर के साइड जो हेमरोइड हो जाता है, यानी कि वो प्रोलैप्स बाहर के साइड आ जाता है। देन इसके बाद में आ जाता है कॉजेज, क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी, रिस्क फैक्टर्स भी हैं इनमें, तो ये ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग, रेक्टल सर्जरी और इन्फेक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पोर्टल जो हाइपरटेंशन है, जो लीवर का हाइपरटेंशन लीवर के कारण हो सकता है, तो वो सारे हमारे इसके क्या आ जाते हैं? ये इसके कोज और रिस्क फैक्टर होता है। क्या क्या क्लिनिकल फीचर होता है? ब्राइट रेड कलर्ड स्टूल विथ द टाइम ऑफ डेफिकेशन, डेफिकेशन के समय में हमारे को जो है वो ऑफ और डेफिकेशन अलग है, तो उनके समय हमारे को जो है ब्राइट रेड कलर का जो है ब्लड देखने को मिलता है। रेक्टल ईचिंग हो सकती है, इसके अलावा हमारी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, रेक्टल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसके अलावा रेक्टल पेन हो सकता है, उसके साथ में एनीमिया हो सकता है क्योंकि ब्लड बाहर निकल गया है। इसके अलावा एक्सटर्नल हेमरोइड जो होगा वो इंस्पेक्शन से बात। नेक्स्ट चीज आती है हमारे डायग्नोसिस, सारे डायग्नोसिस सेम है, प्रोक्टोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी, ये दो हमारे नाम याद रखना है, क्लिनिकल फीचर और एग्जामिनेशन, ये दो दो चीजें तो हम सदा बार पढ़ते रहे। मैनेजमेंट कॉन्स्टिपेशन का होगा तो फाइबर रिच डाइट दो, फ्लूइड इनटेक दो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहे हैं, सो स्टूल सॉफ्टनर सच एज ग्लूकोसेड, सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सही चीजें देनी है। इसके अलावा एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक्स और टॉपिकल स्टेरॉइड्स गिवन टू रिलीव द पेन एंड इचिंग। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस ऑन द एनल एरिया, इसके अलावा सिट्स बाथ हो गया,
use of suppository reduced by the friction by increasing the mucus secretion and stimulate the peristalsis जो है उसको stimulate। देन इसके बाद में नर्सिंग में आ जाता है, नर्सिंग में है वाइटल साइंस हो गया, जनरल हेल्थ स्टेटस हो गया, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर हो गई, क्लिनिकल फीचर ऑफ एनीमिया हो गया, एंजाइटी लेवल। देन इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, रिलीव कॉन्स्टिपेशन, प्रोवाइड द फाइबर रिच डाइट एंड इंक्रीज द हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा पेशेंट होता है 8 से 10 ग्लास पानी उसको दे दीजिए डेली, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं हो तो। एडमिनिस्टर द स्टूल सॉफ्टनर एंड सपोजिटरी एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब जो स्टूल सॉफ्टनर और सपोजिटरीज हैं आप वो दे सकते हैं। अवॉइड द स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन, डेफिकेशन के ड्यूरिंग आपकी जो स्ट्रेनिंग है उसको रोको ताकि ज़्यादा प्रेशर मत लगाओ। उसको एडवाइस करना है पेशेंट को कि ये चीज़ को अवॉइड करिए आप। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा एडवाइस द पेशेंट फॉर द लाइट एक्सरसाइज टू डिक्रीज इंक्रीज एक्टिविटी, लाइट एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिविटी इंक्रीज कीजिए ताकि वो भी कॉन्स्टिपेशन से हमारे को बचाएगा क्योंकि उसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगा, है ना। इसके अलावा टॉयलेट जो होता है उसको प्रोलॉन्ग पीरियड तक आप रोकिए मत, उसको कहिए कि आप ज़्यादा देर टॉयलेट के अंदर मत बैठिए। देन इसके अलावा प्रोवाइड द कोल्ड एप्लीकेशन एंड सिट्स बाथ एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड कोल्ड एप्लीकेशन और सिट्स बाथ वगैरह है वो प्रोवाइड करा दीजिए। एडवाइस द पेशेंट टू टेक द एंड इजीली डाइजेस्टेबल डाइट दीजिए और न्यूट्रिशनल डाइट जो है पेशेंट को आप दीजिए। देन इसके अलावा 5 आवर का रूल आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू वियर द सिंथेटिक अंडरवेयर, सिंथेटिक जो अंडरवेयर होती है पेशेंट को आपको उसको कहिए कि आप ऐसी अंडरवेयर का यूज मत कीजिए। इसके अलावा क्या करिए, पेशेंट को आप प्रोवाइड कराइए साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराइए। देन इसके बाद में आ जाती है रबर बैंड लिगेशन करवा दीजिए, स्क्लेरोथेरेपी दे सकते हैं तेरा की साइड में, और कायरो सर्जरी करा सकते हैं और साथ में हेमरेडेक्टमी भी करवा सकते हैं। देन मैनेजमेंट का वही आ जाता है, एडमिनिस्टर मेडिकल मेडिसिन। इसके अलावा रिलीफ पेन है, ये पेन ठीक है। इसके अलावा मेजर टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, फाइबर रिच डाइट, encourage the patient to increase the fluid intake, administer the stool softener is prescribed by doctor, provide the comfortable prone and sideline position in the calm comfortable when ventilated environment, closely observe the patient for the post operative complications such as infections, bleeding, urinary retention etc, if the present immediately inform the doctor, immediately आप डॉक्टर अगर इनमें करके कोई चीज वहाँ पे आपको प्रेजेंट। देन इसके बाद में आ जाती है इनकरेज द पेशेंट टू टेक द वार्म सिप्स बाथ 3 to 4 टाइम्स इन अ डे, 3 से 4 आप वार्म सिप्स बाथ उसको दिलवाइए, उसके लिए उसको इनकरेज करिए। देन इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा टाइम तक बैठता है तो उसको इंटरप्शन होता है तो उसकी भी आप एडवाइस कीजिए कि ब्लड सप्लाई में हो सकता है। देन इसके अलावा हमारा जो जो पेशेंट का जो एनल एरिया है उसको क्लीन रखवाइए एवरी स्टूल के साथ में। देन पेशेंट डाइट शुड बी लाइट, पेशेंट की जो डाइट होनी चाहिए वो लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल। इसके अलावा न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए। एडवाइज हिम टू नॉट टेक द ऑयली एंड स्पाइसी फूड, ऑयली और स्पाइसी फूड खाने से उसको रोकिए ताकि पेरिस्टाल्सिस का डगमगाए नहीं। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करवाइए उसको, और पेशेंट को प्रोवाइड कराइए साइकोलॉजिकल सपोर्ट। देन इसके बाद में आ जाता है एब्डोमिनल हर्निया, के अंदर क्या आ जाता है, द प्रोटेक्शन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ द ऑर्गन व्हेन ओपनिंग इन द वॉल ऑफ कैविटी इन विच इट्स लोकेट, जहाँ पे वो जो कैविटी की वॉल है उसमें जहाँ वो लोकेटेड है उसका ऑर्गन का प्रोटेक्शन हो जाना, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। जहाँ हर्निया है वहाँ प्रोटेक्शन वर्ड आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना। जहाँ हर्निया है वहाँ पे कौन सा वर्ड हमारे को सबसे ज्यादा दिखेगा, मोस्ट कॉमन वर्ड कौन सा है, प्रोटेक्शन। कॉस्ट प्रोटेक्शन का मतलब ही होता है वो चीज का वहां से एक्सटेंड आउट हो जाना। देन इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, इंग्विनल हर्निया जो कि हमारे इंटीमेट एरिया के साइड में होता है, दूसरा होता है अम्बिलिकल हर्निया हमारे अम्बिलिकल एरिया के अंदर होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंग्विनल एरिया, तो इंग्विनल रिंग के यहाँ का जो प्रोटेक्शन होता है इंटेस्टाइन का उसको हम इंग्विनल हर्निया कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट के अंदर देखो क्या लिख रखा है, फेलियर ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लोजर ऑफ द डीप इंग्विनल रिंग पासिंग द टेस्टिकल्स थ्रू इट, यानी कि जो कि बच्चे के समय की बात हो रही है ये कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय ही जो है वो फेलियर हो जाता है, क्लोजर हो जाता है डीप इंग्विनल का, इसके थ्रू टेस्टिकल्स के पास करने के बाद में। देन इसके अलावा डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया आ जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, एब्डोमिनल कंटेंट अकर इन द एरिया
व्हेन एब्डोमिनल वॉल इज कैविटी इज थिन, जब वो पतली या उसकी जो एब्डोमिनल कैविटी वो वीक होगी, कमजोर होगी या पतली होगी, तो उस समय कंटेंट एब्डोमिनल का वहाँ चला जाएगा। देन प्रोट्रैक्शन और हर्निएशन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द एम्ब्लाइकस इज नोन एम्ब्लाइकल हर्निया। एम्ब्लाइकस के अंदर जो हर्निया एब्डोमिनल कंटेंट होता है उसको हम हर्निया कहते हैं। देन इंसिजनल हर्निया आ जाता है। इन दिस टाइप ऑफ हर्निया द प्रोट्रैक्शन एब्डोमिनल कंटेंट अकर थ्रू द प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी साइट, यानी प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी होती है उसकी वजह से जो है वहाँ पे हर्निया। एपिगेस्ट्रिक हर्निया क्या हो जाता है हमारे, वीकिंग ऑफ द लीनिया एल्बा बिटवीन द एम्ब्लाइकस एंड जिम्फोइड स्टर्नम। जिम्फोइड स्टर्नम और एम्ब्लाइकस जो है उसके बीच में जो लीनिया एल्बा होती है उसके वीकनेस के कारण प्रोट्रैक्शन हो जाता है एब्डोमिनल कंटेंट का। हाइटल हर्निया हमने पढ़ रखा है, थोरेसिक कैविटी के अंदर चली जाती है, डाइजेस्टिव कैविटी एब्डोमिनल कैविटी का, जिसको हम क्या कहते हैं, हम थ्रू डायफ्राम, तो उसको हम हाइटल हर्निया कहते हैं। इसको अलावा हम इसको डायफ्रामेटिक हर्निया या इसोफिजियल हर्निया भी बोलते हैं। ये चीज भी ध्यान रखना। देन इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी कितने तरह के होते हैं हमारे, 4 तरह के होते हैं। एक होता है कंप्लीट हर्निया, दूसरा होता है इनकम्प्लीट हर्निया, तीसरा स्ट्रैंगुलेंट हर्निया, चौथा होता है कंसील्ड हर्निया। कंप्लीट हर्निया का मतलब होता है पूरा ही जो कंटेंट होता है कंप्लीटली प्रोट्रूड होता है। इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, पार्शियली प्रोट्रूड होता है हर्निया का, जो हर्नियल ओपनिंग होती है उसके थ्रू द ऑर्गन का। देन स्ट्रैंगुलेंट हर्निया होते हैं जिसके अंदर क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है ब्लड सप्लाई की वजह से, ब्लड सप्लाई ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ब्लड सप्लाई के अंदर जब कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है जो कि क्या कोज कर सकता है, गैंग्रीन कोज कर सकता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। देन नेक्स्ट लास्ट हमारा कंसील्ड हर्निया होता है, जो कि क्या हो जाता है कि ऐसा हर्निया होता है जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन के पाल्पेशन के समय भी पाल्पेट नहीं होता है। देन इसके बाद में कोजेस क्या क्या हो सकता है, एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने के कारण एब्डोमिनल वॉल की जो किस प्रकार की इंटेग्रिटी है वो डिफेक्ट हो जाता है उसमें, के कारण से हो सकता है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, एम्ब्रियोनिकल क्लोजर ऑफ डीप इंग्विनल रिंग आपने पढ़ लिया। इसके अलावा कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ मसल्स हो गया, हेवी लिफ्टिंग हुआ, ओबेसिटी हुआ, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन हुआ, प्रोलॉन्ग्ड कफ हो गया, एसाइड्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एब्डोमिनल सर्जरी हो गया या सिजेरियन सेक्शन हो गया, उसके कारण से ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा फिर आता है हमारे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या आ जाती है हमारे, एक तो आ जाता है हर्निएशन साइट के अंदर पेन होना, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रेस्टलेसनेस, पेरिटोनियल इरिटेशन, सारी चीजें जो है अंदर आती हैं। देन इसके बाद में बताया प्रोटेक्शन ऑफ एन ऑर्गन ऑन एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन थ्रू द वॉल ऑफ कैविटी, यानी जो कैविटी की जो वॉल होती है उस साइड के जो प्रोटेक्शन होता है, क्या कहते हैं अब उसके ये सारे इसके अंदर क्या-क्या हो सकते हैं, तो पेन हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है और पेरिटोनियल। देन डायग्नोसिस आ जाता है, तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट, एब्डोमिनल एक्स-रेज़, अल्ट्रासोनोग्राफी और फिजिकल एग्जामिनेशन। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे मैनेज, क्या-क्या मैनेजमेंट आपको करने होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आ जाता है एनाल्जेसिक, पेन को रिलीव करने के लिए। इसके अलावा इन्फेक्शन जो एंटीबायोटिक को प्रिवेंट करने के लिए। एंटीपायरेटिक होता है टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एंटामेटिक्स हो गया जो कि हमारे वॉमिटिंग को रिलीव करने का। सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाता है, तो हमारे इसमें क्या आ जाता है, हर्नियोरेपी, हर्नियोरेपी की जाती है। herniated part is readjusted, then the suturing is done, suture है वो done होता है herniated part की, उसको readjust कर दो और फिर उसके टाके लगा दो। then manual reduction, बिल्कुल मैनुअली आप रिडक्ट कर सकते हैं। ग्लव्स पहन के, स्टेराइल ग्लव्स के थ्रू आप धीरे धीरे उसको, जैसा डॉक्टर के सर्जन है उसके इंस्ट्रक्शन के आधार पर, जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है। देन इसके अलावा क्या क्या हम प्री ऑपरेटिव केयर कर सकते हैं, तो वाइटल साइन स्टेटस, जनरल सॉरी वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की सीवियरिटी। इसके अलावा आपको जो है वो असेस करनी है, बैलेंस करना है इलेक्ट्रोलाइट और fluid electrolyte balance through the IV drip। के अलावा patient should be keep nothing by mouth for 10 hours prior to the surgery, then prepare the surgery for the surgical site, then pre-operative medication prescribed by the doctor। इसके अलावा आ जाता है patient may be anxious and fearful regarding the surgical procedure, so explain him about the anesthesia during the surgery। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी क्या, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर आती है, जिसमें वाइटल साइंस हो सकता है, जनरल हेल्थ स्टेटस हो सकता है, breathing pattern हुआ, characteristics of the pain at the surgical sites, nutritional level, fluid electrolyte balance, ability to follow the instructions, anxiety level, ये सारे आप पेशेंट के असेस कर सकते हो।
प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन इन द काम कूल वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट। इसके अलावा एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। स्टार्ट द फ्लूइड टू मेंटेन द वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देन इसके बाद में हम बात करते हैं पिंक नर्सिंग क्लासेस जो है हमारे लिए वो ऑनलाइन बैच लेके आया है, दैट इज एएनएम, जिसका 215 रुपये पर मंथ है, और जीएनएम का जो है 37 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है। इसके थ्रू आप अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो ऑनलाइन के थ्रू भी आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड बैच आपको अवेलेबल हो। देन इसके बाद में आ जाती है ओरल फीडिंग स्टार्ट कर देनी होती है व्हेन द ब्लड काउंट इज डन, द क्लियर फ्लूइड शुड बी गिवन, और ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फ्लूइड। इसके अलावा एक्टिविटीज जो होती है परफॉर्म करनी होती है, डेली लिविंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। अगर पेशेंट जो है वो फीवर से सफर करता है तो एडमिनिस्टर करना होता है उसको एंटीपायरेटिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, देन यूज स्ट्रिक्ट टेक्निक्स while caring for the patient to secondary infection। इसके अलावा मेजर टू प्रिवेंट द स्पोर्टल स्वेलिंग, स्पोर्टल स्वेलिंग जो होती है उसके आपको जो प्रिवेंशन जो है वो मेजर करने हैं। इसके अलावा कोल्ड एप्लीकेशन ऑफ द स्पोर्टल एरिया के साइड में जो कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करानी है। इसके अलावा सपोर्ट के समय में जो है आपको मूव करते हो तब स्कोर्टल को आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, और स्कोर्टम को जो होता है वो हल्का सा लाइंग डाउन पोजीशन के अंदर एलिवेटेड रखना है। देन इसके अलावा इफ द एबनॉर्मल आर सीन इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर, अगर एबनॉर्मल फीचर दिखते तो इमीडिएटली आप इन्फॉर्म करो डॉक्टर। रीअश्योर द पेशेंट एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करो और रीअश्योर। देन नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है, तो नर्सिंग केयर प्लान में आप क्या कर सकते हो, पेन रिलेटेड टू द सर्जिकल प्रोसीजर तो उसको आप ठीक करिए। देन इसके अलावा इनबैलेंस डाइट आ जाती है, न्यूट्रिशनल लेवल आता है तो उसको आप न्यूट्रिशन के साथ में प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर एक्टिविटी इंटॉलरेंस आ जाती है वीकनेस के कारण, तो उसको जो है आप पैसिव एक्टिविटीज के साथ में इंकरेज करो, पैसिव एक्टिविटी करो, और उसको जो है हल्की हल्की एक्टिविटी के लिए इंकरेज करेंगे। फीवर होगा सर्जरी के साथ में एंटीपायरेटिक कोल्ड स्पॉन्जिंग दे दो। सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह जो होगा तो आइसोलेशन से सेप्टिक टेक्निक्स और इन सब का इस्तेमाल करो। पोर्टल स्वेलिंग आ जाएगी तो उस समय आपको जो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के थ्रू उसको ठीक करना है। आई होप आपको ये क्लास समझ